डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आपके NCERT बुक का टॉपिक नंबर 2.13 है। इफ़ेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस इफ़ेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स का, बिहार बोर्ड और CBSE दोनों के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमको जानना चाहिए कि हमको एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को कहिए या फिर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हमको एक कैपेसिटर के बीच में रखना है और फिर उसका कैपेसिटेंस हमको कैलकुलेट करना है। नॉर्मल कैपेसिटेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास दो प्लेट हो, एक प्लेट पे आप जानते हैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके ग्राउंड पे भिजा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो इस कंडीशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = A/ε0/d, जहाँ पर d दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है, A दोनों प्लेट का सरफेस एरिया होता है और ε0 मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। दोनों के बीच फ्री स्पेस होता है, मतलब नॉर्मल वैक्यूम बोल सकते हैं या एयर बोल सकते हैं, वो होता है जिसके लिए हम लोग ε0 को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह के कंडीशन को हमको यहाँ भी देखना है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पास मान लीजिए कि दो पैरेलल प्लेट है। थोड़ा सा प्लेट को हम डिज़ाइन करके बना ले रहे हैं, या फिर आप सीधा लाइन भी ले सकते हैं। वैसे आप किसी बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको इस तरह का प्लेट नहीं मिलेगा, आपको एक सीधा लाइन ही मिलेगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेट है, या फिर आप एक सीधा लाइन भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी एक प्लेट कंसीडर किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट और दूसरा प्लेट, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों का सरफेस एरिया मान लेते हैं कि A है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ पे बना दीजिए या फिर यहाँ पे बना दीजिए, कहीं पर भी आप शो कर सकते हैं। मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को हम यहीं पे शो कर देते हैं कि इस प्लेट पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। आप चाहे तो नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्लेट पे हम सिर्फ निगेटिव चार्ज को शो कर देते हैं कि इस प्लेट पे सिर्फ निगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे सिर्फ निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज को भी आप नीचे शो कर सकते हैं। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को लेते हैं। मान लीजिए कि एक हमारा इस तरह का स्लैब है जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ठीक, मान लेते हैं कि हमारा ये एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में आप पहले से जानते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल उसको बोलते हैं जो इंसुलेटर का बना होता है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज अपीयर हो सकता है। अब जैसे ही मान लीजिए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को आप इधर रखेंगे, इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज के प्रभाव के कारण इसमें जो भी निगेटिव चार्ज अपीयर होना होगा वो निगेटिव चार्ज इस तरफ अपीयर हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इस तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज इस स्लैब पे होगा वो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अपीयर हो जाएगा। मीन्स इधर जो इस प्लेट का जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये पोलराइज्ड हो जाएगा, मतलब इस पर पोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब कि इस स्लैब पे निगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर हमको नज़र आने लगेगा। मतलब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसके प्रॉपर्टी के कारण। अब मान लेते हैं कि ये जो हम लोग स्लैब लिए हैं, इस स्लैब का थिकनेस T है, इस स्लैब का मोटाई हम लोग T कंसिडर कर लेते हैं। जबकि ये जो दोनों प्लेट हम लोग लिए हैं, इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि स्मॉल d है, छोटा वाला d है, और इस स्लैब का डिस्टेंस हमारा T है। अब इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कंसीडर, अपनी लैंग्वेज में आप बना के इसको लिख सकते हैं, कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग सेम सरफेस एरिया A। दो प्लेट है, दोनों का सेम सरफेस एरिया A है। आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस D, जो कितना दूरी पर रखा हुआ है, एक दो हमारे पास। हम सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, दोनों पे
सेम सरफेस एरिया, इसका भी सरफेस एरिया ए और इसका भी सरफेस एरिया ए है, और दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर रखा हुआ है। ठीक, फुल स्टॉप का लिखेंगे। वन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोल रहे हैं, ऑफ थिकनेस टी, जिसका थिकनेस टी है और टी का जो साइज है वो डी से कम है, ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन देम, या फिर बिटवीन बोथ द प्लेट्स, मतलब दोनों प्लेट के बीच जो है एक हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख रहे हैं जिसका थिकनेस हमारा टी है। यहाँ तक नॉर्मल सिचुएशन आप समझ गए। अब मान लीजिए कि दोनों प्लेट को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक बैटरी से हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। बैटरी से जैसे ही इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव टर्मिनल आप जान रहे हैं, और जैसे ही इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अगर आप इसको देखें, पॉजिटिव चार्ज इधर और निगेटिव चार्ज इधर है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ इस तरह से जाता है, तो इसके बीच हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो ये हमारा फ्री स्पेस है, ये हमारा फ्री स्पेस है, मतलब नॉर्मल स्पेस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉर्मल हम लोग फाइंड किए थे, आप पहले से इस टॉपिक को पढ़े हुए हैं कि दो पैरेलल प्लेट अगर आपके पास हो तो दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप पहले से पढ़े हुए हैं। तो ये कहाँ होता है, बीच में जब फ्री स्पेस होता है, तो बीच में यहाँ पे फ्री स्पेस है, यहाँ पे फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे तो फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पे हमारा स्लैब है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा। और अलग क्या होगा, ये मीडियम है, तो और मीडियम में क्या है, हमारे पास निगेटिव चार्ज इधर है और पॉजिटिव चार्ज इधर है। जो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को घटा देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम जाएगा। मतलब यहाँ मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई एम है, और यहाँ पे फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो नॉर्मल ई है वो ई है। तो इस कंडीशन में ई एम का वैल्यू कम रहेगा ई के कंपैरिजन, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव कम रहेगा ये फ्री स्पेस के कंपैरिजन में। क्योंकि आप नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली सोचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से फ्लो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मटेरियल है उसके कारण, और मटेरियल में भी ये पोलराइज्ड है, मतलब यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर, और इस पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू थोड़ा सा हमारा घट जाएगा। अब इस चीज़ को हमको मेंशन करना है अपने भाषा में। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एज वी कनेक्ट बोथ द पैरेलल प्लेट्स विथ बैटरी, जैसे ही हम लोग दोनों पैरेलल प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई मान लेते हैं खाली स्पेस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज क्रिएटेड फॉर ओपन स्पेस। अब ओपन स्पेस का वैल्यू कितना है इस बारे में विचार कीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस डी है, जिसमें से डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो हम लोग लिए हैं वो टी डिस्टेंस के लिए है। तो कितना डिस्टेंस हमारा ओपन डिस्टेंस हो जाएगा, अगर डी में से टी को हम लोग घटा दे तो जो स्पेस बचेगा वो हमारा ओपन स्पेस हो जाएगा, नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इज़ क्रिएटेड फॉर ओपन स्पेस डी माइनस टी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड फॉर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मान लेते हैं कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसीलिए ई एम मान लेते हैं। किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ई एम। अब इस कंडीशन में ई एम मान लिए हैं किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रिक स्लैब
यहाँ पर इज लगा देना है, इज EM, और यहाँ पर लिखेंगे आगे हुज थिकनेस इज T। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट हो रहा है ये फ्री स्पेस के लिए क्रिएट हो रहा है, और जो थिकनेस T का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए है EM। ये हम लोग अपने मन से मान लिए हैं कि किसी मीडियम में है या फिर किसी मटेरियल में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो मीडियम के लिए मान लिए हैं EM, और जो फ्री स्पेस है उस फ्री स्पेस के लिए मान लिए हैं अपने मन से E। अब पहले से हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जान रहे हैं तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, C इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस, C इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, C इक्वल टू होता है Q बाई V। आप चाहे तो कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। फिर आप पहले से एक और फॉर्मूला जान रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये फॉर्मूला आप पहले से पढ़े हुए हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला होता है चार्ज स्प्रेड पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज बाई एरिया। यह फॉर्मूला पहले से जान रहे हैं। अब यहाँ से हमको Q का वैल्यू फाइंड करना हो, चार्ज का वैल्यू फाइंड करना हो, तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इस Q का वैल्यू अगर हम चाहे तो इस इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 2 के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में अगर डालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, C इक्वल टू Q के बदले सिग्मा इंटू ए बाई V। अब सिग्मा आप जान रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए हमारा एरिया है दोनों प्लेट का, और V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ के बीच, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा V। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ओपन स्पेस जो है, जो खाली जगह है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग होगा, और जो हमारा स्लैब है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि खाली जगह का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कुछ V1 है और स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। चाहे आप उल्टा भी मान सकते हैं कि स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और खाली स्पेस का पोटेंशियल हमारा V2 है, और दोनों V1 और V2 दोनों पोटेंशियल का वैल्यू हमको पहले फाइंड कर लेना है, और फिर हमारा टोटल पोटेंशियल क्या होता है, दोनों पोटेंशियल का सम, दोनों पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा उसको हम जोड़ देंगे तो हमको टोटल पोटेंशियल V मिल जाएगा, मतलब V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। अब इस बात को हमको अपने लैंग्वेज में यहाँ पर लिखना है। पहले हम लोग V1 इक्वल टू लिख लेते हैं। V1 इक्वल टू पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, पोटेंशियल फॉर V1 को हम मान लेते हैं कि V1 हमारा पोटेंशियल है डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस का, पोटेंशियल फॉर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का पोटेंशियल को हम लोग V1 मान लिए हैं, और V2 मान लेते हैं। पोटेंशियल लिखिए या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखिए, समझ रहे हैं, EP आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर फ्री स्पेस, जो हमारा फ्री स्पेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। अब हमको V1 और V2 दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग लिख लेते हैं टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा दोनों प्लेट के बीच, टोटल पोटेंशियल को हम लोग V मान लेते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, मतलब दोनों पोटेंशियल को हम ऐड करेंगे, V1 और V2 दोनों को ऐड करेंगे तो हमको टोटल पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, अब V1 और V2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको पीछे का कुछ चीज़ याद रहना बहुत ज़रूरी है। एज वी नो, पहले से आप जान रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, E इक्वल टू माइनस dV/dr। ये फॉर्मूला आप पहले से जान रहे हैं। इसमें अगर माइनस साइन को अगर हम हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ये मेंशन करते हुए
कि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं, मतलब डायरेक्शन को हम लोग हटा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा डीवी क्या है, छोटा सा पोटेंशियल, और आर है हमारा छोटा सा डिस्टेंस। अगर हमारे पास पोटेंशियल बड़ा सा हो तो हम लोग इसके बदले भी लिख सकते हैं, और डिस्टेंस भी हमारे पास बड़ा सा हो तो इसके बदले हम लोग आर लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोग लिए थे मीडियम के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोग मीडियम के लिए, मीडियम कहिए या फिर स्लैब कहिए, तो स्लैब के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिए थे ई एम इक्वल टू, अगर लिखना चाहे तो मीडियम के लिए हम लोग पोटेंशियल कितना ले लिए हैं कि मीडियम का पोटेंशियल V1 है, और मीडियम मतलब जो स्लैब का बीच का डिस्टेंस है, वो स्लैब के बीच का डिस्टेंस है हमारा T। हम लोग पिक्चर में देखे हैं कि जो हमारा स्लैब है उस स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग EM मान लिए थे, तो EM इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर बैठाना चाहे तो EM इक्वल टू हमारा, और जो पोटेंशियल है उस स्लैब का उसको मान लिया कि V1 है, और स्लैब के बीच का डिस्टेंस है T, तो हम लोग लिख सकते हैं EM इक्वल टू V1/T। तो यहाँ से अगर हम लोग V1 का वैल्यू लिखना चाहे तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, EM इंटू T। यहाँ पर EM क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उस मीडियम में। मीडियम कौन सा है हमारा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण क्रिएट हो रहा है, दोनों पैरेलल प्लेट्स के कारण, एक प्लेट और दूसरा प्लेट, दोनों पैरेलल प्लेट के कारण हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्रिएट हो रहा है। तो आप ये फॉर्मूला भी पहले से पढ़े हुए हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में आप पढ़े हुए हैं पहले से, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर हमारा मीडियम में है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वाला फार्मूला आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स आप जान रहे हैं कि इन मीडियम, चूँकि यहाँ पर मीडियम है तो इस मीडियम होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप जानेंगे, EM इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन M। जब हमारा फ्री स्पेस होता था तो हम लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सीधा मान लेते थे, चूँकि मीडियम है इसलिए हमको यहाँ पर एप्सिलॉन M लेना है। अच्छा, अब फिर से आप पहले से जान रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहले से आप ये जान रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये चैप्टर 1 में आप पढ़े हुए थे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, K से, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू फार्मूला होता है एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन M का वैल्यू हम लिखना चाहें तो एप्सिलॉन M इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन M का वैल्यू हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन M का वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर ये वाला E है और ये वाला एप्सिलॉन है, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। एप्सिलॉन हमारा कुछ इस तरह से हम लिख रहे हैं और E को सीधा लिख रहे हैं, तो एप्सिलॉन M का वैल्यू अगर यहाँ पर लिखे तो EM इक्वल टू हो जाएगा, EM इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इक्वेशन नहीं मान रहे, बहुत सारा इक्वेशन हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एप्सिलॉन M का वैल्यू इतना है जिसको हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, तो EM इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई K इंटू एप्सिलॉन M। अब इस एप्सिलॉन M का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं K इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस EM के वैल्यू को अगर हम चाहें तो इस EM के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ जो हम लोग V1 इक्वल टू EM इंटू T लिखे हैं, इस V1 वाले इक्वेशन में हम लोग इस EM के वैल्यू को लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इक्वेशन है हमारा V1 इक्वल टू EM इंटू T, और EM का वैल्यू हम लोग इतना कैलकुलेट कर लिए, तो EM के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, तो V1 का वैल्यू हम लोग मिल जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ EM, now we put the value of EM in इक्वेशन V1। इक्वेशन जो V1 वाला इक्वेशन है इसमें हम लोग EM के वैल्यू को अगर डाल देते हैं तो हमको मिलेगा
V1 इक्वल टू ई एम का वैल्यू है सिग्मा बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू इधर है हमारे पास टी। तो यहाँ से हमको V1 का वैल्यू मिल गया। अब हमको कैलकुलेट करना है V2 का वैल्यू और अगला मकसद है हमारा V2 का वैल्यू कैलकुलेट करना। इसको हम लोग इक्वेशन 5 कंसिडर कर लिए हैं। अब इक्वेशन जो हमारा V1 है, जैसे V1 है ई एम इंटू टी, अगर यहीं से आप देखें तो हमारा जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग माने थे सीधा ई, नहीं ई एम के बदले हमारे पास ई है, और फ्री स्पेस का हमारा पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग मान लिए हैं V2। तो यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग V2 कंसीडर कर लेंगे, और हमारा जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पर T है, जबकि वहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल हमारा D था, इस D में से T को घटा दिए थे तो D माइनस टी। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू D माइनस टी। फिर से स्थिति को समझिए, हमारा जो फ्री स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग मान लिए थे E, और जो फ्री स्पेस था दोनों तरफ के फ्री स्पेस के डिस्टेंस पोटेंशियल को हम लोग मान लिए थे V2, और दोनों जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस का डिस्टेंस कितना है, पहले ही हम लोग देखें कि टोटल डिस्टेंस T था, इस टोटल D डिस्टेंस में से हम लोग T को घटा दिए हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस था D माइनस टी। आपको हम दिखाते हैं पीछे, आप यहाँ पर इस फिगर को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। इस फिगर में आप जाने हैं कि जो फ्री स्पेस का डिस्टेंस है कितना है, D माइनस टी। D में से T को हम लोग हटा दिए हैं, तो ये फ्री स्पेस का डिस्टेंस हो गया है D माइनस टी। और हम लोग जो फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिए थे E। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और दोनों फ्री स्पेस का डिस्टेंस हमारे पास है D माइनस टी। उसी चीज़ को हमको यहाँ पर मेंशन करना है, उसी चीज़ को हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमारे पास V2 का इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहे तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके हिसाब से V2 इक्वल टू हो जाएगा EM के बदले हमारे पास है E, और T के बदले हमारे पास D माइनस टी। तो हम लोग लिख सकते हैं V2 इक्वल टू E इंटू D माइनस टी। यहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, EM के बदले हमारे पास E है, और V1 के बदले V2 है, और T के बदले है D माइनस टी। डिस्टेंस मतलब R के बदले हमारे पास है D माइनस टी। तो E इंटू D माइनस टी हो जाएगा V2 इक्वल टू, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा E इंटू D माइनस टी। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको देखना है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, फ्री स्पेस में। तो हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। जो नॉर्मल फार्मूला आप जानते हैं, E इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ E इन V2। इस V2 में हम लोग E के वैल्यू को अगर डालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, V2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी। अब जो टोटल पोटेंशियल है टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या है, V1 और प्लस V2। तो V1 और V2 दोनों वैल्यू को हम लोग सिंपली ऐड कर दे अगर, तो हमको मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल का वैल्यू। तो उसको हम लोग फटाक से करते हैं। तो V इक्वल टू V1 का वैल्यू है हमारे पास सिग्मा बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू टी, और प्लस V2 का वैल्यू है हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन आने वाला है उसको आप कॉमन ले सकते हैं। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें आपके पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा T और नीचे बचेगा K, और प्लस इधर आपके पास बचेगा D माइनस टी। नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा V का वैल्यू। अगर आपको ज़्यादा इच्छा करे तो आप इसको इधर और इसको इधर भी ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपके पास D माइनस टी बचेगा और यहाँ पर T बाई K बचेगा नॉर्मली।
अब इक्वेशन 1 हम लोग क्या देखे थे, इक्वेशन 1 था हमारा C इक्वल टू क्यू बाई वी। इक्वेशन 1 था हमारा C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो चार्ज का वैल्यू Q और पोटेंशियल का वैल्यू V का वैल्यू हम लोग अभी अभी फाइंड कर लिए हैं। V का वैल्यू है इतना, तो हम लोग C का वैल्यू फाइंड करना चाहे तो क्या हो जाएगा, Q बाई वी। अच्छा, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं अगर इच्छा हो तो, कि पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में V का वैल्यू अगर आप डालेंगे, इक्वेशन 1 जो पहले हम लोग देखे थे C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q और बाई V का वैल्यू है हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अच्छा, इक्वेशन 1 में नहीं डालिए, इक्वेशन 1 में जो हम लोग 3 बना लिए थे यहाँ पे, C इक्वल टू यहाँ पर Q का वैल्यू सिग्मा इंटू ए डाले थे, तो सिग्मा इंटू ए बाई वी। इक्वेशन 3 में हम लोग डाल देते हैं सिग्मा इंटू ए बाई वी वाले में, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में नहीं डालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो हमारा था, Q के जगह पे हम लोग सिग्मा इंटू ए ले लिए थे, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सिग्मा से सिग्मा को हम लोग कटवा सकते हैं, तो C इक्वल टू हमारे पास बचेगा। अब एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई टी बाई के और प्लस डी माइनस टी। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं अगर आपका मन करे या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसमें चाहे तो इसमें से टी को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप कॉमन लेना चाहेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी को पहले डाल दीजिए, डी को पहले डाल दिए, फिर बीच में प्लस है तो या फिर पहले माइनस को ही ले लीजिए, माइनस या प्लस दोनों में से जो आपका मन करे उसको आप पहले ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप प्लस को पहले लीजिएगा तो प्लस को पहले ले लीजिए, और माइनस को पहले लीजिए। प्लस को पहले लीजिएगा तो 1 बाई के पहले लिखिएगा, और माइनस को पहले लिखिएगा तो हमारा उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए माइनस टी को ही हम पहले ले रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर पहले प्लस है तो प्लस के पहले प्लस लाने के लिए हमको यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, इसके पीछे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा 1 बाई के। मतलब यहाँ पर माइनस टी को अगर आप कॉमन लेते हैं, तो अगर आप प्लस टी को यहाँ पर कॉमन लेते तो यहाँ पर 1 बाई के लिखते और माइनस 1 लिखते। तो इससे मान लीजिए कहीं पर वो वाला भी हो तो उससे भी आपको घबराना नहीं है कि आंसर कुछ अलग है। आंसर आपका यही, आप 2-3 तरह से लिख सकते हैं, या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो बीच में अगर आप प्लस लेंगे तो यहाँ पर 1 बाई के इधर हो जाएगा और माइनस 1 इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू। अच्छा, इसमें अब आप एक स्पेशल केस भी आप निकाल सकते हैं। स्पेशल केस आप क्या हो सकता है, नॉर्मल है स्पेशल केस, ये आपका मेन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। अगर स्पेशल केस आपका ये हो सकता है कि बोला जाए कि यहाँ जो हमारा स्लैब है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछता है, कई बार पूछता है कि ये जो हमारा स्लैब है, ये स्लैब पूरी तरह से अगर ढका हुआ हो, मतलब फ्री स्पेस बीच में हो ही नहीं, तो जब फ्री स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, टी बराबर होगा डी के। बस यही हमारा सिचुएशन है कि स्लैब पूरा भरा हुआ है किसी भी दो पैरेलल प्लेट के बीच, मतलब इसके बीच में फ्री स्पेस नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो C इक्वल टू, अगर इसी फार्मूला पे चाहे इस फार्मूला पे अगर आप डालना चाहिए इसी में डाल दीजिए, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा C का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई, इसी में हम लोग डालते हैं। D का वैल्यू है हमारे पास कितना, T इक्वल टू D है, D बाई के, फिर प्लस D है और माइनस T के बदले है हमारे पास D, तो D में से D घट के हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा फिर D बाई के हमारा ऊपर घूम के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली हमको मिलेगा C इक्वल टू के ऊपर चला गया तो K इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो हमारा नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला था। यही फार्मूला हो गया इसका भी। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि अगर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है, वो अगर पूरे पैरेलल प्लेट को कवर करता है, मतलब उसके बीच फ्री स्पेस नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C इक्वल टू के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और नहीं तो अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच कुछ स्लैब है, स्लैब का थिकनेस T है, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला लीजिए चाहे ये फार्मूला लीजिए, दोनों सेम ही हैं। आप थर्ड खुद से भी बना सकते हैं।
तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसका आसानी से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे जैसे मैं समझा रहा था उसी क्रम में आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ हमको छोटा छोटा टॉपिक सब समझना है जो 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है इसको हमको समझना है। पहले हम डेफिनेशन लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। एनर्जी डेंसिटी is the amount of energy stored in a given system or given space पर यूनिट वॉल्यूम और समझिए इसको। एनर्जी डेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी है स्टोर्ड इन ए गिवन सिस्टम, जो एक सिस्टम में दिया गया है। किसी एक सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। कितना इस किसी अमाउंट में जो एनर्जी स्टोर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए गिवन स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए कोई एक स्पेस है, उस स्पेस में जितना वॉल्यूम रहेगा उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। ये 2 मार्क्स में कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। सेकेंड है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज करके भी कभी कभी 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। कोरोना डिस्चार्ज का भी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसको समझते हैं। एक कोरोना डिस्चार्ज लिखिए, सीधे डिस्चार्ज। ए कोरोना डिस्चार्ज इज द प्लाज्मा दैट इज created when air around a conductor gets ionized। मतलब कोरोना डिस्चार्ज जो है एक प्लाज्मा क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, इस वायर के अराउंड, या फिर मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर के अराउंड जो हमारा एयर आयोनाइज्ड होकर, एयर आयोनाइज होने का कहने का मतलब एयर में आयन अगर हमारा फैल जाए, किसके कारण? इसमें जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट के कारण एयर में अगर हमारा आयन फैल जाए तो इसको अगर जो हमारा आयन का बहुत लेस अमाउंट है, इस लेस अमाउंट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो यही जो हमारा प्लाज्मा डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण जो प्लाज्मा मतलब बहुत लेस अमाउंट में जो हमारा आयोनाइजेशन हो रहा है एयर में, इसी को हम लोग बोलेंगे कोरोना डिस्चार्ज। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर है हमारा एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये सब 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो लिख सकते हैं इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया that would be displaced across a larger layer of conductor placed across an electric field। समझिए तो इट इज़ द चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हमारा चार्ज है जो पर यूनिट एरिया में फैला हुआ है
दैट वुड बी डिस्प्लेस्ड अक्रॉस, मतलब मान लीजिए कि चार्ज एक यूनिट एरिया में फैला हुआ है जिसको हम लोग डिस्प्लेस्ड करेंगे एक लार्जर लेयर में। मतलब मान लीजिए कि इतना मोटा लेयर है, इतना मोटा हमारा लेयर है, इस लेयर में मान लीजिए चार्ज हमारा एक जगह फैला हुआ है, एक एरिया पर फैला हुआ है, इसको हम लोग डिस्प्लेस करेंगे ऐसे। अगर इसको हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाएंगे कंडक्टर के, कहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद हो, समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। फिर से सिचुएशन को समझिए। मान लीजिए इतना मोटा हमारा लेयर है, लार्ज लेयर है, और इस लेयर पे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेट पे चार्ज फैला हुआ है, इस चार्ज को हमको डिस्प्लेस करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। तो ये जो हमारा चार्ज स्प्रेड है पर यूनिट एरिया, इसको जो हम लोग स्प्रेड कर शिफ्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, तो ले जाने में जो हमारा जो ले जाना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में ले जाना है। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो known as फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम लोग फ्लक्स डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी 2 मार्क्स में आपसे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है, कभी कभी फ्लक्स डेंसिटी भी पूछ सकता है। एक और 2 मार्क्स का टॉपिक है, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, SUSCEPTIBILITY, ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये 2 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है। ठीक, तो पहले इसका डिफिनीशन हम लिखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, developed per unit volume in a dielectric slab on placing it in an electric field is known as polarization। यहाँ से आप, अच्छा, ये तो पोलराइजेशन का डिफिनीशन यहाँ से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये पोलराइजेशन का डिफिनीशन अगर चाहे तो हम लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। और इसके आगे समझिए, इट इज़ डिनोटेड बाय पी। अब इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक स्लैब में जो हमारा डाइपोल मोमेंट हो रहा है, उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट कर रहे हैं। और जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पी इक्वल टू जीटा इंटू ई। जीटा को आप ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं जीटा। समझ रहे हैं? ये जीटा किसके कारण क्रिएट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो जीटा इंटू ई, और जीटा इसी तरह का सिचुएशन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, वहाँ पर जीटा एम लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वहाँ पढ़ेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ जो हमारा जीटा ई है, इस जीटा ई को ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, SUSCEPTIBILITY। यही है हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक, अगर आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी पूछता है तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, या फिर आप चाहे तो जीटा ई इक्वल टू आप लिख सकते हैं P बाई ई, जहाँ पर P है हमारा डाइपोल मोमेंट, जहाँ P है हमारा डाइपोल मोमेंट और E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप चाहे तो अब जीटा ई को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, जो डाइपोल मोमेंट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? एक स्लैब में क्रिएट हो रहा